खाके अच्छा जी, स्टार्ट करें। जी सर। अच्छा, लास्ट टाइम हमने डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट की एप्लीकेशन कुछ डिस्कस की थी एग्रीकल्चर फील्ड में। इसके अलावा और भी बहुत सारे फील्ड्स हैं जिनमें डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट की एप्लीकेशन है, ऑलमोस्ट हर फील्ड में है। तो हम कुछ कोर्स पढ़ने के बाद दोबारा फिर इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी शायद आपको पूरी तरह क्योंकि डिज़ाइंस का नहीं पता, तो इसलिए एप्लीकेशन समझना भी शायद इतना ईजी ना हो। तो फिलहाल हम ज़रा आगे मूव करेंगे और जब कुछ डिज़ाइंस के बारे में जान लेंगे तो फिर वापस आएँगे और उसकी एप्लीकेशन देखेंगे मुख्तलिफ फील्ड में। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। डिज़ाइन एक्सपेरिमेंट का क्या है, स्क्रीन नज़र आ रही है? जी सर, आ रही है। जी सर। हाँ जी, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जब हम देखते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में नाम आता है फिशर का। अर्ली एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर बाय आर ए फिशर एट रॉथमस्टेड एक्सपेरिमेंटल स्टेशन लंदन इन 1920s एंड 1930s। तो ये पहले भी बात हो चुकी है कि फिशर को हम समझते हैं कि वो पायनियर वर्क जो है, जो स्टार्ट वाला वर्क है इस साइड पे, वो उसी ने किया है। After Fisher, some efficient designs for estimating several main effects were found by Raj Chandra Bose and K. Kishan in 1940 at the Indian Statistical Institute. After that, Plackett Burman designs and C.R. Rao's orthogonal arrays are the experimental designs. These were also produced in 1940. Then experimental design for quality improvement in Japanese industry, the work of Japanese quality consultant G. Taguchi on robust design for variation reduction. For reference, see the work of Taguchi in 1986 and 1992. तो टगुची ने डिज़ाइन जो दिए हैं वो मैन्युफैक्चरिंग के डिज़ाइन हैं, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के डिज़ाइन हैं। वो टोयोटा कंपनी का एम्प्लॉई था और वहाँ पे उसने ये डिज़ाइन इम्प्लीमेंट किए और उसने चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश की विद द रिड्यूसिंग द इफेक्ट ऑफ नॉइस सेंस वेरिएबल्स। जैसे हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कुछ वेरिएबल्स हम खुद कंट्रोल कर रहे होते हैं, कुछ नॉइस सेंस वेरिएबल होते हैं जिनको एक्सट्रेनियस सोर्सेज ऑफ वेरिएशन कहते हैं। तो आपने शायद रिग्रेशन में भी ऐसी बातें सुनी हो। तो फॉर एग्जांपल आप एक मेडिसिन लेते हैं ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए, तो वो मेडिसिन जो है वो तो आपके कंट्रोल में है, लेकिन जो आप दूसरे काम करते हैं जो ब्लड प्रेशर के ऊपर इफेक्ट करते हैं, आप करते हैं या ऑटोमेटिकली एनवायरनमेंट में है, तो वो नॉइस, उनको कहते हैं नॉइस सेंस वेरिएबल्स या एक्सट्रेनियस सोर्स ऑफ वेरिएशन। जैसे आपने ब्लड प्रेशर की गोली तो खा ली, लेकिन उसके बाद कोई एनवायरनमेंट ऐसा बन गया कि आपका ब्लड प्रेशर उस माहौल की वजह से या सिचुएशन की वजह से, या आपने कोई ऐसा सीन देख लिया, आपका ब्लड प्रेशर शूट कर गया। अब वो टैबलेट का रोल तो नहीं है, ये एक्सटेनियस सोर्स ऑफ वेरिएशन का है। तो टगुची ने ऐसे डिज़ाइन बनाने की कोशिश की जिसमें जो परफॉर्मेंस है गाड़ियों की या व्हीकल्स की, उसमें एक्सटेनियस सोर्स ऑफ वेरिएशन की जो रोल है वो कम से कम हो, और ऐसा डिज़ाइन इंजन का या किसी भी उसका जो टूल है, जो उसका पुर्जा है, उसका ऐसा डिज़ाइन बनाया जाए कि उसमें नॉइसेंस वेरिएबल का रोल मिनिमाइज हो जाए। तो इस तरह का काम था उसका। उसके बाद डेवलपमेंट्स ऑफ द थ्योरी ऑफ लीनियर मॉडल्स, टॉपिक्स इन अलजेब्रा एंड कॉम्बिनेटोरिक्स। तो लीनियर मॉडल्स की इंक्लूजन के बाद बहुत सारे नए डिज़ाइन बनाए गए, जिसमें कॉम्बिनेटोरिक्स डिज़ाइन भी शामिल हैं। कॉम्बिनेटोरिक्स डिज़ाइन की सिंपल सी एग्जांपल ये है कि जैसे आप चीज़ें इन कॉम्बिनेशन लगाते हैं तो उनका इफेक्ट डिफरेंट होता है, और सेपरेट ग्रो करें तो उनका डिफरेंट होता है। जैसे अगर कोई बंदा आप में से
गांव से है तो उसको पता है कि जहाँ पे एक जैसी फसल साथ साथ लगी हुई हो वहां पे उसकी प्रोडक्शन ज्यादा होगी, जहाँ पे एक सिंगल आप प्लाट लगा दें किसी फसल का उसकी प्रोडक्शन कम होगी, क्योंकि इन्वायरमेंट या जो इन कॉम्बिनेशन बेनिफिट होना था उस क्रॉप को वो नहीं हो रहा। तो एक पौधा गंदम का जो है वो ग्रो नहीं करता, पूरा खेत इकट्ठा करता है। वजह क्या है कि कॉम्बिनेशन में चीजें जब ग्रो करती हैं तो उनका जो आउटपुट या यील्ड जो है वो बेहतर होती है। तो इस तरह के डिजाइन बनाए गए जिसमें कॉम्बिनेटोरिक्स को यूज किया गया और उसमें अलजेब्रिक और मैथमेटिक्स का इस्तेमाल भी था। The use of experimental design methods in the chemical industry was promoted in the 1950s by extensive work of Box and his collaborators on response surface designs. C. Box and Draper, उसकी बुक है 1987 की, वो आप देख सकते हैं, जो बेसिक बुक है, स्टार्टिंग बुक है रिस्पॉन्स सरफेस डिजाइंस की। और रिस्पॉन्स सरफेस डिजाइन का स्टार्ट हुआ केमिकल इंडस्ट्री से, जिसमें मुख्तलिफ वेरिएबल्स को कंबाइन करके एक आउटपुट बनाई जाती है। जैसे आप पेंट बनाते हैं तो पेंट के अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स शामिल हैं। आप एक लुब्रिकेंट बनाते हैं, उसके अंदर बहुत सारे वेरिएबल शामिल हैं, तो कौन सा केमिकल कितना आपने डालना है ताकि परफॉर्मेंस बेस्ट हो जाए। तो इस तरह के डिजाइन प्रोड्यूस किए गए। देन फ्रीक्वेंटिस्ट टू बेसियन अप्रोच का आगाज होता है। फ्रीक्वेंटिस्ट जो हम आमतौर पे डिजाइन या जो अप्रोच हमारी रवायती है स्टैटिस्टिक्स में, वो फ्रीक्वेंटिस्ट की है। उसके बाद बेजियन का स्टार्ट होता है। बेजियन का शायद आपने कोई कोर्स पढ़ा हुआ है बेजियन का? नो सर। अच्छा, बेजियन और फ्रीक्वेंटिस्ट में ये फर्क है कि फ्रीक्वेंटिस्ट में तो हमारे पास जो डाटा अवेलेबल होता है उसी के ऊपर हम कैलकुलेशन करते हैं और उसी के ऊपर रिजल्ट देते हैं, जबकि बेजियन कॉन्सेप्ट ये है कि आप प्रायर नॉलेज को इस्तेमाल करें। अगर आपके पास पहले से इंफॉर्मेशन है उस डाटा के बारे में कुछ, तो उस इंफॉर्मेशन को आप यूज करें और उसके बाद अपने रिजल्ट्स को ऑप्टिमाइज करें। अब डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट में भी ये अप्रोच आ गई कि लोगों ने कहा कि जब कोई नया डिजाइन बनाना है तो पहले जो पीछे डिजाइन इस तरह के बने हुए हैं उनका जो नॉलेज आपके पास है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसको इंक्लूड करने के बाद जो नया डिजाइन आप बनाएंगे वो बेटर डिजाइन होगा। तो पिछली इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए, इम्प्लीमेंट करते हुए नई अप्रोच डेवलप करना, इसको कहते हैं बेजियन अप्रोच। और फ्रीक्वेंटिस्ट का मतलब है जो आपको अवेलेबल है, जो उस वक्त है, उसी के ऊपर बेस करना। पिछले नॉलेज को जैसे आपने बेस थ्योरम पढ़ा हुआ है, बेस थ्योरम पढ़ा है ना? जी सर। क्या होता है बेस थ्योरम? प्रोबेबिलिटी में आपने पढ़ा होगा, कई दफा पढ़ा होगा। हाँ जी, आप में से कोई भी, लड़के भी बोल सकते हैं, कोई शर्म की बात नहीं है। बेस थ्योरम बता दें, ये तो बेसिक सी चीज है, आपने बहुत दफा पढ़ी होगी। जिसने प्रोबेबिलिटी बेसिक पढ़ी है उसने बेस थ्योरम जरूर पढ़ा होगा। सर बेस थ्योरम में ये होता है कि हमें प्रायर इंफॉर्मेशन दी होती है और वो हमारी जो पूरा कैसे कैसे? हमारा सैंपल फार्मूला स्पेस होता होती है, है उसको फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी। क्या होता है फार्मूला? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ। तो सर प्रायर इंफॉर्मेशन कहाँ पे दी गई होती है? किधर है प्रायर इंफॉर्मेशन इसमें? सर जो गिवन होती है। हाँ जी, वो जो गिवन होती है वही असल में बेजियन अप्रोच है। वो कह रहा है कि मैंने ए की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है और बी के बारे में मुझे पहले से पता है। गिवन का मतलब यही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज अकर्ड, और बी में ये हुआ था। इसका मतलब है आप प्रायर नॉलेज यूज कर रहे हैं, पिछले इवेंट में क्या हुआ वो आपको पता चल गया, तो आप इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं। जैसे डब्बे में 4 बालें थी, 2 वाइट थी और 2 ब्लैक थी। अब आपसे पूछा जाए कि ये एक ड्रा आपने पहले किया, एक दूसरा किया, आप बताएं कि अब जो दूसरा ड्रा कर रहे हैं उसमें व्हाइट बॉल ड्रा होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जबकि पहली व्हाइट बॉल पहले भी एक ड्रा हो चुकी है। वो इसका मतलब है पिछला नॉलेज उसने आपको बता दिया। अब आप प्रोबेबिलिटी ज्यादा एक्यूरेट बताएंगे, आपको पता है कि पहले एक वाइट निकल चुकी है, अब तो एक ही वाइट बची है। तो इसको कहते हैं प्रायर नॉलेज यूज करना या बेजियन अप्रोच, कि आपको प्रायर नॉलेज, पिछला नॉलेज या जो इवेंट अक्कर कर चुका उसके बारे में बता दिया जाए और फर्दर इवेंट किया उसके हिसाब से प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करें। तो जाहिर है कि अब जो प्रोबेबिलिटी आप बताएंगे, अब आपकी सैंपल स्पेस जो है वो रिड्यूस हो चुकी होगी,
पहले 4 उसमें आउटकम्स थे, अब उसमें 3 उसमें ऑब्जर्वेशंस हैं, तो जाहिर है कि अब उसकी प्रोबेबिलिटी डिफरेंट होगी। अगर आपको ये नाम बताया जाता तो फिर आपकी डिफरेंट होगी। तो इसी तरह की अप्रोच डिजाइन में भी आ गई, जिसको बेसिन अप्रोच कहा जा रहा है। Then computer aided design using simulation models, including applications in manufacturing, automobile, and semiconductor industries, as well as in the nuclear industry, were used. For this, you can see the Sachs et al. ये पेपर है 1989 का, तो उसको देख सकते हैं। Then optimal designs, DAG optimal designs, DAG। अच्छा जी, ये रिस्पॉन्स सरफेस डिजाइन जब हम पढ़ते हैं उनको, उनकी आगे परफॉर्मेंस को जज करने के लिए कुछ अल्फाबेटिक ऑप्टिमैलिटीज कंप्यूट की जाती हैं, जिनको DAGE वगैरह कहा जाता है। तो ये इंग्लिश अल्फाबेट्स के ऊपर उनके नाम रखे हुए हैं, तो उनकी बेस पे भी डिजाइन डेवलप किए गए। तो दोनों बातें की हैं लास्ट 2 पॉइंट्स में, ये वो डिजाइन हैं जो हम कंप्यूटर के ऊपर जनरेट करते हैं, वो डिजाइन हैं जो हम कंप्यूटर के ऊपर जनरेट करते हैं सिमुलेशन के जरिए। ये मेरी आवाज आपको भी 2 दफा आ रही है? ये मेरी यस आवाज सर, डबल डबल आ रही है। यस सर, डबल होके आ रही है। जी सर। ये भी यस वापस सर, डबल होके आ रही है। जी सर। ये भी वापस रिटर्न होके आ रही है। इसको बंद करने का तरीका आता है आपको? बंद करने का तरीका आता है आपको? सर ये किसी ने माइक का ऑन माइक किया और ओपन है, किसी ने माइक ऑन किया और दो ओपन है, उसकी वजह से हो रहा है। वो किसी को बताएं ना, फिर वो किसी इधर ही सर, होगा। सर आप म्यूट कर दे सबको तो हो जाएगा। सर बुशरा सर है कोई? बुशरा को जानते नहीं आप? सर नो वो सर। सर आप म्यूट कर दे तो हो जाएगा खुद ही सर। अच्छा जी, इसका मतलब आपसे फिर कट ऑफ हो जाऊंगा मैं। चलें, जब जिसने बोलना होगा वो फिर अनम्यूट कर सकता है अपने आप को, अदरवाइज मैं सबको म्यूट कर देता हूं, लेकिन आपको मैं इतनी परमिशन दूंगा कि आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। अच्छा जी, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स के बाद हम बात करेंगे कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स। पहले हमने पढ़ लिए थे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन एक्सपेरिमेंट, ये नहीं पढ़े? नो सर। और बेसिक टर्म्स डिफाइन की थी कुछ, ट्रीटमेंट फैक्टर्स वगैरह और इस तरह की चीजें, ये तो मेरे को कर ली थी स्टार्ट में हमने। नो बेसिक टर्म्स नहीं की सर। अच्छा, चलिए बेसिक टर्म्स को पहले कर लेते हैं। बेसिक टर्म्स का मतलब है जो डिज़ाइन में हम मुख्तलिफ किस्म की टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, उनमें से कुछ बेसिक है जो बार बार सामने आएगी तो उसको हम डिफाइन कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। जैसे ट्रीटमेंट का वर्ड जो है वो बार बार बोला जाएगा। स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर। यस सर। जी सर। तो ट्रीटमेंट जो है ये एक इसको आपने ज़रा ब्रॉडर सेंस में समझना है। ये कोई बिल्कुल ही ऐसी चीज़ नहीं है जिसको कॉमन लाइफ में हम यूज़ करते हैं। जैसे ट्रीटमेंट को हम कहते हैं जैसे किसी को ट्रीट करना, यानी किसी पेशेंट की ट्रीटमेंट करना और उसको मेडिसिन देना, दिस इज ट्रीटमेंट, दिस इज आल्सो ए ट्रीटमेंट। बट हमारे जो डिज़ाइन एक्सपेरिमेंट में जिसको हम ट्रीटमेंट कहेंगे वो इससे ज़्यादा एक्सटेंडेड है। तो हम कहेंगे ट्रीटमेंट ऐसी चीज को, वो एक प्रोसीजर या फिनोमेना होगा हुज इफेक्ट ऑन द एक्सपेरिमेंटल यूनिट इज ऑब्जर्व्ड। फॉर एग्जांपल 3 वैरायटीज ऑफ व्हीट आर 3 ट्रीटमेंट्स। जिस वेरिएबल का, जिस फिनोमेना का आप इफेक्ट ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, उसकी परफॉर्मेंस देखना चाह रहे हैं, उसको ट्रीटमेंट कहा जाता है। जैसे आप मेडिसिन देंगे किसी पेशेंट को तो मेडिसिन एक ट्रीटमेंट है। आप जो किसान है वो सीड डालता है अगर फील्ड में, प्लॉट में, तो वो जो सीड है वो एक ट्रीटमेंट है। मैं अगर आपको ऑनलाइन टीचिंग कर रहा हूँ तो ये टीचिंग जो है दिस इज आल्सो ए ट्रीटमेंट। अगर आप क्लास में फिजिकली बैठे हैं तो मैं गुस्से से आपकी तरफ देखता हूँ, वो भी एक ट्रीटमेंट है।
आपको इनडायरेक्टली मैसेज पहुंचाता हूं कि इंसान बन जाओ, वो भी एक ट्रीटमेंट है। आपको चाय पिलाता हूं, वो भी एक ट्रीटमेंट है, ताकि आपके और मेरे ज़रा रिलेशंस ठीक रहें। तो ये सारी चीज़ें जिनका मैं इफ़ेक्ट ऑब्ज़र्व करना चाह रहा हूँ और आपके ऊपर उस इफ़ेक्ट को देखना चाह रहा हूँ कि क्या होता है, वो सारी की सारी ट्रीटमेंट्स हैं। वो फिज़िकल हों या ऑनलाइन हों या हार्ड फॉर्म में हों या सॉफ्ट फॉर्म में हों। वो मतलब आप कह लें कि कोई खाने वाली चीज़ हो, कोई पीने वाली चीज़ हो, दिखाने वाली चीज़ हो, गुस्सा हो, खुशी हो, अगर आपके ऊपर वो इफ़ेक्ट हो कर रही है और मैं उस इफ़ेक्ट को ऑब्ज़र्व करना चाह रहा हूँ, तो वो ट्रीटमेंट कहलाएगी। देन फैक्टर। इस सेमेस्टर में तो नहीं, लेकिन अगले सेमेस्टर में आप ट्रीटमेंट की बजाय फैक्टर का नाम ज़्यादा सुनेंगे। यहाँ पे ट्रीटमेंट की टर्म ज़्यादा यूज़ होगी इस सेमेस्टर में, और नेक्स्ट सेमेस्टर में हम फैक्टर की टर्म ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो फैक्टर क्या है? अ पर्टिकुलर सेट ऑफ रिलेटेड ट्रीटमेंट्स इज कॉल्ड अ फैक्टर। बहुत सारी जो ट्रीटमेंट्स हैं जो आपस में लिंक्ड हैं, उनको अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो वो फैक्टर कहलाता है। इसका मतलब है एक फैक्टर में एक से ज़्यादा ट्रीटमेंट्स हो सकती हैं। अगर एक ही ट्रीटमेंट है तो वो ट्रीटमेंट और फैक्टर हम उसको दोनों ही नाम भी दे सकते हैं, लेकिन बहरहाल फैक्टर का मतलब यह है कि उसमें मिली जुली चीज़ें हैं और वो बहुत सारी भी हो सकती हैं। टेम्परेचर इज अ फैक्टर दैट मे बी यूज्ड इन एन एक्सपेरिमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। अब अगर आप टेम्परेचर को फैक्टर कहते हैं तो टेम्परेचर के 5 लेवल यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब है 5 डिफरेंट ट्रीटमेंट्स आप टेम्परेचर की यूज़ कर रहे हैं। किसी मशीन में 10, 20, 30, 40 डिग्री सेंटीग्रेड आप उसके लेवल यूज कर रहे हैं, तो उसमें आप कह सकते हैं कि 4 डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं, लेकिन फैक्टर जो है उसका नाम टेम्परेचर है। इसके बाद है लेवल ऑफ फैक्टर। तो लेवल ऑफ फैक्टर का मतलब है द डिफरेंट स्टेट्स और डिफरेंट क्वांटिटीज और डिफरेंट इंटेंसिटीज ऑफ इफेक्ट आर कॉल्ड लेवल्स ऑफ इफेक्ट। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी, आप टेम्परेचर की 4 डिफरेंट क्वांटिटीज चेंज करते हैं एक्सपेरिमेंट के दौरान, तो वो 4 लेवल्स कहलाएंगे, 10, 20, 30, 40 डिग्री। इसी तरह आप सीड के 4 डिफरेंट वेट्स यूज करते हैं। आप किसी प्लाट में 25 किलो डालते हैं, किसी में 30 किलो, किसी में 35 किलो, वो उसके लेवल्स कहलाएंगे। जो हमारी डिजाइन एक्सपेरिमेंट की टर्मिनोलॉजी है उसमें हम उसको लेवल कहेंगे। तो बेसिकली है ये क्वांटिटी ही किसी भी वेरिएबल की। इसके बाद है एक्सपेरिमेंटल यूनिट। जब हम एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करते हैं तो हमें एक्सपेरिमेंटल मटेरियल की जरूरत होती है। जैसे आपको एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के लिए कोई स्पेस चाहिए, कोई रूम चाहिए, कोई लैब चाहिए। आपको एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के लिए कोई मैन पावर चाहिए, आपको कुछ रिसोर्सेज चाहिए, आपको पंखा चाहिए, एयर कंडीशनर चाहिए, लाइट चाहिए। ये सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के लिए हेल्पफुल हैं, लेकिन ये ट्रीटमेंट नहीं है। तो इसका मतलब है अब हम इसको कहेंगे एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। आपका वो तमाम चीज़ें जो एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने में हेल्पफुल है, दोज आर कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। एक्सपेरिमेंटल मटेरियल में एक वो चीज़ होती है जिसके ऊपर ट्रीटमेंट को पर्टिकुलरली आपने अप्लाई करना होता है। जैसे एक कमरे में पेशेंट बैठा है, तो पेशेंट जो है वो एक्सपेरिमेंटल यूनिट है, वो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल का हिस्सा है, उस एनवायरनमेंट का हिस्सा है जिसमें एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जा रहा है। वो लाइट भी यूज कर रहा है, हवा भी उसको मिल रही है, वो पानी भी पी रहा है, वो टेबल चेयर भी यूज कर रहा है, वो सारा एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है। लेकिन वो खुद जो है वो एक्सपेरिमेंटल यूनिट है, क्योंकि उसको हमने इंजेक्शन उसको लगाना है, गोली उसको देनी है, बाकी सारी चीजें हेल्पफुल हैं। तो a subset of experimental material to which treatment is applied is called experimental unit. For example, a field, a patient, a machine, etc. समझ आ गई बात की? जी सर। जिस बात की समझ ना आए आप मुझे रोक के पूछ सकते हैं। कुकू कोड़े बन के या स्टेचूज बन के बैठने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको क्वेश्चन खुल के पूछने की इजाजत है, जितने मर्जी पूछें, 10 क्वेश्चन पूछें, 20 पूछें। अगर आप खामोश बैठेंगे इसका मतलब है कि आपको सारी चीजें समझ आ रही हैं, और सारी चीजें समझ अगर आ गई तो मैंने फिर ये सारी चीजें आपसे पेपर में भी पूछनी है। शायद आपको समझ नहीं आई थी या पढ़ाया नहीं गया था, वो आप अभी सारा गुस्सा निकाल लें
अभी आपने समझना है और सारी बातें क्लियर करके आगे चलना है, उसके बाद दोबारा ये चीज़ें रिपीट नहीं होनी। अच्छा जी, उसके बाद एक टर्म है ब्लॉक। ये भी बहुत कॉमनली यूज होती है डिजाइन एक्सपेरिमेंट में। इसको पहले तो इसकी टर्मिनोलॉजी आपने ठीक रखनी है, ये ब्लॉक नहीं है, दिस इज ब्लॉक। जैसे कॉलेज नहीं होता, कॉलेज होता है, लेकिन हम सारे कॉलेज पढ़ते हैं क्योंकि हमें मुंह को घुमा के पढ़ना ज़रा ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसीलिए इसको ब्लॉक पढ़ना है। हो सकता है मैं भी रूटीन में कभी गलत बोल जाऊं, लेकिन जो इसकी ट्रू टर्मिनोलॉजी है वो ब्लॉक है। तो ब्लॉक को अगर हम आम जुबान में बोलें तो ऐसे लगता है किसी को ब्लॉक किया जा रहा है, रोका जा रहा है। ऐसे ही है ना, जब मैं किसी को कहूं कि उसको ब्लॉक करो तो इसका क्या मतलब है? मैं चाह रहा हूं उसको रोक दो। आप ये रियल लाइफ में यूज करते हैं ना, कॉमन लाइफ में इस तरह की टर्मिनोलॉजी? जी 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 सर। सर। तो वो कॉन्सेप्ट भी आपका इंटैक्ट रहेगा, किसी को ब्लॉक करना वो यहाँ पे निगेट नहीं हो रहा। मैं ये नहीं कर रहा है कि वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है, ब्लॉक का मतलब रोकना होता है, बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे भी ब्लॉक का मतलब किसी सेंस में रोकना ही है, लेकिन इसको डिफाइन हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करेंगे। जैसे अ ग्रुप ऑफ होमोजीनियस एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स इज कॉल्ड अ ब्लॉक। फॉर एग्जांपल मेल्स और फीमेल्स, एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड पर्सन्स। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में हम ब्लॉकिंग इस बेस पे करते हैं, हम कहते हैं कि एक्सपेरिमेंटल यूनिट के ऊपर हमने ट्रीटमेंट को अप्लाई करना है। ट्रीटमेंट तो हम कंट्रोल कर रहे हैं, वो तो एक जैसी है, लेकिन हो सकता है एक्सपेरिमेंटल यूनिट जो है वो डिफरेंट टाइप्स के हों, उसके अंदर वेरिएशन हो। जैसे आप कहें कि आपके पास 4 प्लाट्स थे जिनके ऊपर आपने वीट को ग्रो करना था, कल्टीवेट करना था। उसमें 2 प्लाट्स एक फर्टिलिटी लेवल के हैं, दूसरे 2 प्लाट्स किसी और फर्टिलिटी लेवल के हैं। तो अब हम ये चाह रहे हैं कि हम जो सीड चारों के ऊपर लगाएं और उसके बाद सीड की जो आउटपुट है, यील्ड है, उसको कंपेयर करें, तो हर सीड को एक जैसी परफॉर्मेंस का मौका मिले। अब जो सीड फर्टाइल लैंड में लगेगा उसको एक प्लस पॉइंट, एक एडवांटेज होगा कि वो उसकी प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि ज़मीन ज़रखेज़ है। और जो सीड जो सिक लैंड है, बीमार ज़मीन है, जिसमें सैलिनिटी, कलर या वाटर लॉगिंग सेम वगैरह है, उसको ज़ाहिर है कि एक डिसएडवांटेज होगा। अब उसमें सीड का फॉल्ट नहीं है, हो सकता है बहुत अच्छे वाला सीड आपने सलाइन लैंड में कलर ज़्यादा ज़मीन में लगा दिया तो उसकी प्रोडक्शन कम हो गई। अब सीड का तो वो फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट तो ज़मीन का है। और एक पुअर सीड जो है वो आपने फर्टाइल लैंड में लगा दिया तो उसकी प्रोडक्शन आपको अच्छी लग रही है। अब वो हो सकता है सीड से ज़्यादा ज़मीन का रोल हो। इसका मतलब ये है कि ये जो वेरिएशन आई है ड्यू टू एक्सपेरिमेंटल यूनिट, इसको हमने ब्लॉक करना है। अब हमने कहा कि जो एक जैसे 2 प्लाट हैं उनको एक ग्रुप बना दें, जो दूसरी फर्टिलिटी लेवल के 2 ब्लॉक्स हैं उनका एक अलग ग्रुप बना दें। वो जो 2 ग्रुप हैं, दोज आर कॉल्ड ब्लॉक्स। बेसिकली हमने ब्लॉक ही किया है, किस चीज को ब्लॉक किया है? वेरिएशन को। वेरिएशन किस चीज की वजह से आ रही थी? फर्टिलिटी की वजह से। हमने कहा कि जो एक जैसी फर्टिलिटी है उसको अलहदा से स्टडी करते हैं, जो दूसरी किस्म के प्लाट हैं उनको अलहदा से स्टडी करते हैं, तो जो ड्यू टू फर्टिलिटी वेरिएशन आ रही थी वो ब्लॉक हो जाएगी। इसकी मैं एक दूसरी एग्जांपल देता हूँ। आपने 2 किस्म के पेशेंट्स को आपने एक ग्रुप ऑफ पेशेंट्स को ट्रीट करना है और उनको इन्फेक्शन है, उनको फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता कोविड इन्फेक्शन है। आपने कोई 100 के करीब पेशेंट्स को चूज किया है कि आपने कहा कि इनको हमने ट्रीट करना है, इनके ऊपर वैक्सीन के जरिए या किसी भी नई मेडिसिन को ट्रायल बेसिस पे चेक करना है। अब आपने देखा कि उनमें से कुछ पेशेंट्स जो हैं वो तो बिल्कुल कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रहते हैं, एसओपीज को फॉलो करते हैं, घरों से निकलते नहीं हैं, उनका खाना पीना भी अच्छा है, सफाई सुथराई भी सब कुछ ठीक है। और उसमें से कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको मजबूरन घर से बाहर जाना पड़ता है, वो मजदूर तबका है, उनको मंडी में काम करना पड़ता है, दुकानों पे काम करना पड़ता है, कोई रेडी बान है, कोई सब्जी फरोश है वगैरह वगैरह। अब दोनों पेशेंट, ग्रुप ऑफ पेशेंट्स को अगर ट्रीटमेंट करके उनसे एक जैसे रिजल्ट एक्सपेक्ट करेंगे तो ये गलत है। फिर आपको करना क्या चाहिए? आपको चाहिए कि आप 2 ग्रुप बना दें अपने पेशेंट्स के। आप कहें कि जो ग्रुप कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रह रहा है, जो लोग
कंट्रोल एनवायरनमेंट में उनको सारी लाइफ की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, उनको अलहदा से ट्रीट करके देख लेते हैं। और जो एक्सपोज हो रहा है आउटसाइड, बाहर जा रहा है, लोगों से मिल रहा है, उनको भी हमने ट्रीटमेंट देनी है। उनको अलहदा ग्रुप बना के दोनों ग्रुप्स की स्टडी अलहदा अलहदा रखते हैं। अब आपने किस चीज को ब्लॉक किया है? आपने एनवायरमेंटल इफेक्ट को ब्लॉक किया या एक्सपोजर को ब्लॉक किया है, कि जो उनके ऊपर बरूनी असरात हो रहे हैं उनको रोक दिया है आपने। क्योंकि एक ग्रुप में जो बाहर लोग जा रहे हैं वो सारे के सारे बाहर जाने वाले हैं, जो इनके ऊपर इफेक्ट हो रहा है वो सारा बराबर है, तो जो रिजल्ट आएगा सबके लिए एक जैसा ही होगा। इसका मतलब है जो आपने मेडिसिन देनी है उस मेडिसिन को एक जैसा ही चैलेंज होगा हर एक पेशेंट के लिए। और जो दूसरा ग्रुप है वो सारे घरों में रहने वाले हैं, उनके ऊपर भी मेडिसिन का इफेक्ट आप समझते हैं कि एक जैसा होना चाहिए, क्योंकि आपने उनको एक जैसे एनवायरनमेंट में रखा है। तो इसका मतलब है आपने एनवायरमेंटल इफेक्ट को ब्लॉक कर दिया। और ब्लॉक कैसे किया? आपने दो ग्रुप्स बना दिए, तो हम ग्रुप्स को भी ब्लॉक कह देते हैं, ठीक है। ये इसकी दूसरी इंटरप्रिटेशन है या अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन बेसिकली कॉन्सेप्ट वही है जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि ये ब्लॉक या ग्रुप कर क्या रहे हैं। ब्लॉक जो हैं, ग्रुप जो हैं वो ब्लॉक कर रहे हैं उस एक्सट्रेनियस सोर्स ऑफ वेरिएशन को, उस वेरिएबल को जिसको हम स्टडी नहीं कर रहे। हम जब मेडिसिन देते हैं तो कंट्रोल तो हमारा मेडिसिन पे है। बाहर जाके अगर वो हाथ मिलाता है किसी से तो उस पे तो हमारा कंट्रोल नहीं है। वो सब्जी लेने जाता है, उधर से वायरस ले आता है, उस पे भी हमारा कंट्रोल नहीं है। हमारा कंट्रोल तो सिर्फ मेडिसिन या वैक्सीन पे है। तो हम चाह रहे हैं कि चलें जी ऐसे करते हैं कि जितने भी लोग बाहर जाते हैं उनको अलहदा कर लेते हैं। उनको ठीक है जैसे वो जिंदगी गुजार रहे हैं, हम उसमें इंटरफेयर नहीं करते, हमने स्टडी तो अपनी मेडिसिन को करना है, तो लेकिन उनका ग्रुप अलहदा कर देते हैं। तो इस ग्रुप अलहदा करने को ब्लॉक का नाम दिया गया है। हम 2 ब्लॉक्स बना सकते हैं, 3 बना सकते हैं, 4 बना सकते हैं, ये बाद में देखेंगे कि कब कितने ब्लॉक बनाने हैं। लेकिन वो जो ग्रुप ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स है जिसके ऊपर आपने ट्रीटमेंट को अप्लाई करना है, उनको हिस्सों में तकसीम कर देना। और हर हिस्से में होमोजीनियस एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स होंगे, यानी हर ग्रुप में एक जैसे पेशेंट होंगे, या हर ग्रुप में एक जैसे फील्ड प्लॉट्स होंगे, एक जैसी जरखेजी वाले या फर्टिलिटी वाले। समझ आ गई बात ब्लॉक की? जी सर। यस सर। जी सर सर। एक अगर जी। हाँ जी, हाँ जी, पूछें। सर अगर आप इसमें क्वेश्चन एज पूछेंगे डिफरेंस, तो मैं जरा सांस भी ले सकता हूँ, वरना तो मुझे नॉन स्टॉप बोलना पड़ता है। सर इसमें एज डिफरेंस का कोई सीन नहीं है, मतलब कि कुछ यार बंदों को देखें, मतलब बात जल्दी। सुने, हम खुद से तो कोई डिसाइड नहीं कर रहे ना। आप जिस ट्रीटमेंट को स्टडी करना चाह रहे हैं, अगर उस ट्रीटमेंट के ऊपर आपके ख्याल में या डॉक्टर बता रहे हैं कि एज इफेक्ट करती है, तो आप एज की बेस पे भी ब्लॉकिंग कर सकते हैं। और ब्लॉकिंग कोई 1 वे नहीं होती, ब्लॉकिंग 2 वे भी होती है, 3 वे भी होती है। आप जब एज के हिसाब से ग्रुप बनाएंगे ना, तो फिर हो सकता है उसमें कुछ कंट्रोल एनवायरनमेंट वाले, कुछ ओपन फिरने वाले लोग भी आए उस ब्लॉक में, ठीक है ना। वो अलहदा से एक ब्लॉक होगा और दूसरे से इंडिपेंडेंट होगा। जब आप एनवायरनमेंट बेस में बनाएंगे, उसमें हम सिर्फ एनवायरनमेंट को देखेंगे, एज को नहीं देखेंगे। समझ आ गई ना? यस सर। जो अगर आप 2 वेरिएबल की सर बेस पे ब्लॉक ब्लॉकिंग कर रहे हैं, उसको 2 वे ब्लॉकिंग कहेंगे। और जब हम एक वेरिएबल की बेस पे ब्लॉकिंग करेंगे, बाकी सबको इग्नोर करेंगे। जब हमने एनवायरनमेंट की बेस पे ब्लॉकिंग की, तो हमने कहा जो भी एज है, एज को छोड़ें, एज का तो हमने पूछा ही नहीं। हमने कहा ठीक है जी, आप घरों में रहते हैं, आप एक ब्लॉक में, आप बाहर काम करते हैं, आप दूसरे ब्लॉक में। फिर हमने डॉक्टर ने कहा कि नहीं, एज का भी रोल होता है। फिर हमने एक दूसरी ब्लॉकिंग स्टार्ट की। हमने कहा आ जाएं, अभी बताएं 40 से अबव कौन से हैं और 40 से बिलो कौन से हैं। उस वक्त हमने उनसे ये नहीं पूछा कि तुम बाहर जाके काम करते हो या घर में रहते हो। वो सेपरेट ब्लॉकिंग है। इसको कहते हैं ऑर्थोगोनल ब्लॉकिंग, इंडिपेंडेंट ब्लॉकिंग। एक ब्लॉकिंग करते वक्त दूसरे को दूसरे को भूल जाना है कि दूसरे में आपने क्या किया था। सर ये उसी तरह से, यानी इस तरह स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग में हम लोग स्ट्रेटा को डिफरेंट कर देते हैं, मतलब देखिए, स्ट्रेटम बना देते हैं जिसमें स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग होमोजेनियस। में तो हम स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग और ब्लॉकिंग, जो 1 वे ब्लॉकिंग है, वो एक ही चीज है। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में आपने जी क्या सर। किया? आपने स्ट्रेटा में कन्वर्ट कर दिया आपकी अपनी पूरी पॉपुलेशन को, और स्ट्रेटम जो है वो इंडिविजुअली होमोजीनियस है और एक्सटर्नली हेट्रोजीनियस है। जी अगर सर, समझ। एक्सटर्नली हेट्रोजीनियस नहीं होगा तो फिर स्ट्रेटिफिकेशन तो फेल होगी। अगर एक स्ट्रेटम दूसरे से मुख्तलिफ जी नहीं है सर। तो फिर स्ट्रेटिफिकेशन करने की जरूरत ही नहीं थी। तो हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमाइज करें डिफरेंसेस को बिटवीन द स्ट्रेटम, तब अच्छी स्ट्रेटिफिकेशन जी होती है ना। लेकिन विद इन स्ट्रेटम हम कहते हैं जी मिनिमाइज सर। करें हेट्रोजेनिटी को।
जो इंटरनल वेरिएंस है वो मिनिमाइज हो, एक्सटर्नल मैक्सिमाइज हो। तो वन वे ब्लॉकिंग तो जी वही सर। कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ हम वन वे पे नहीं रुकते, हम 2 वे, 3 वे, 4 वे भी करते हैं। जैसे रेंडमाइज कंप्लीट ब्लॉक डिजाइन 1 वे ब्लॉकिंग है, लैटेंट स्केट डिजाइन 2 वे ब्लॉकिंग है, ग्राइको लैटेंट स्केट डिजाइन 3 वे ब्लॉकिंग है। तो वो आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ठीक है, इसको वन जी बाय वन सर। हम देखेंगे ब्लॉकिंग किस किस तरह हम करते हैं, और ब्लॉकिंग करते वक्त क्या सोचना है क्या नहीं सोचना। अच्छा, फर्दर ब्लॉकिंग के बारे में और भी। अच्छा, मेरा ना जब भी ये सेशन खत्म हुआ तो आपकी ख्वाहिश पे हम नेक्स्ट सेशन स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है? तो जाना नहीं है कहीं भी। ओके सर। अच्छा, ये मेरा ख्याल है ये एक जो स्लाइड है वो 2 दफा रिपीट हो गई है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट है रिस्पॉन्स और यील्ड और आउटपुट। तो हम एक्सपेरिमेंट के दौरान जो चीजें ऑब्जर्व करते हैं उसको रिस्पॉन्स कहा जाता है या यील्ड किया जाता है। जैसे रिग्रेशन में भी आप यही करते हैं, आप कहते हैं वाई जो है वो ऑब्जर्वेशन है और एक्स जो है वो इनपुट या एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है। ऐसे ही अब यहाँ पे चूंकि एक्सेस आमतौर पे बहुत सारे होते हैं और उसमें उसके लेवल्स वगैरह भी होते हैं, कॉन्सेप्ट बेसिकली वही है। तो द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड एज output from the experimental unit after applying a treatment is called response or yield. अच्छा जी, उसके बाद है एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। अब हमने बहुत सारी टर्म्स को डिफाइन कर ली है, अब हम एक्सपेरिमेंटल डिजाइन तक पहुंच गए हैं। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्या है? A set of rules or plan of applying treatment to the experimental units. फॉर एग्जाम्पल 1 फैक्टर एट ए टाइम डिजाइन। ये 1 फैक्टर एट ए टाइम जो है ये कंपाउंड वर्ड है, इसी तरह डैश के साथ आपने लिखना है। एंड फैक्टोरियल डिजाइन, रिस्पॉन्स सरफेस डिजाइन, बहुत सारे और भी डिजाइन हैं। तो डिजाइन हम किसको कहते हैं? सेट ऑफ रूल्स को या प्लान को। प्लान क्या होता है? एक स्ट्रेटजी होती है, एक लेआउट होता है, आप समझ लें पेपर के ऊपर बनाया हुआ एक नक्शा है या लिखा हुआ है कि कौन सा वेरिएबल, कौन सी ट्रीटमेंट किस तरह एक्सपेरिमेंटल यूनिट के ऊपर अप्लाई करनी है। जैसे हम लिख लें कि टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम 3 हमारे वेरिएबल्स हैं और हमारा जो डिजाइन है उसमें 10 ट्रायल्स हैं। तो 10 ट्रायल्स में से पहले ट्रायल में टेम्परेचर कितना रखना है, प्रेशर कितना रखना है, वॉल्यूम कितना रखना है। दूसरे ट्रायल में टेम्परेचर को कैसे वेरी करना है, प्रेशर और वॉल्यूम को क्या फिक्स रखना है या उनको भी वेरी करना है। तो उन 10 के 10 ट्रायल्स में हम डिटेल देंगे कि टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम की कौन कौन सी क्वांटिटीज किस ट्रायल में यूज करनी है। इसको कहते हैं सेट ऑफ रूल्स या लेआउट या प्लान, तो जिसको हम एक्सपेरिमेंटल डिजाइन कह रहे हैं। और किसके लिए ये है? एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए। सर बेसिकली ये स्टेप्स होंगे ना जिसको हम पहले से फिक्स कर लेंगे। स्टेप्स कह लें या ट्रायल्स कह लें, क्योंकि आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो बहुत सारे ट्रायल्स पे मुश्तमिल होता है। एक्सपेरिमेंट में एक परफॉर्मेंस तो नहीं होती ना, जितनी परफॉर्मेंसेज आप कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट की उतने ट्रायल्स हैं उसके। ट्रायल्स आपको पता है, आपने प्रोबेबिलिटी में पढ़ा होगा, आपके एक्सपेरिमेंट का सबसेट है। तो कोई भी एक्सपेरिमेंट बहुत सारे ट्रायल्स पे मुश्तमिल हो सकता है और हर ट्रायल को हम रन कहते हैं। कॉमन टर्मिनोलॉजी में ट्रायल भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम रन का वर्ड भी यूज करेंगे। तो दिस इज अ सबसेट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जांपल, अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अ रन। ठीक है, समझ आ गई है? तो एक डिजाइन जो है वो बहुत सारे रन्स पे मुश्तमिल होता है आमतौर पे। ये दो स्लाइड्स क्यों बन गई हैं? अच्छा जी, उसके बाद है एरर। ये टर्म भी हम काफी ज्यादा बार बार यूज करेंगे एनालिसिस के दौरान और डिजाइनिंग के दौरान। द वेरिएशन अमंग द रिस्पॉन्सेज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल यूनिट ट्रीटेड अलाइक इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल एरर। बात समझ आ गई है? जी सर। क्या कहा, क्या मतलब इसका? सर जो ऑब्जर्व्ड हमारे रिस्पॉन्सेज है उसके अंदर से हम लोग जो वेरिएशन है मतलब उसमें से माइनस कर देंगे हम वेरिएशन को।
माइनस प्लस की तो यहाँ बात ही की। द वेरिएशन अमंग द रिस्पॉन्स observed from the experimental units treated alike is called experimental error। इसको जरा सिंपल वर्ड्स में बता दें। बाकी लोग दांत निकलवा के बैठे हैं, मुझे बड़ा गुस्सा आता है कि कोई बोलता ही नहीं है बिल्कुल। इससे मुझे बड़ी इरिटेशन होती है, ऐसे लगता है कब्रिस्तान में बैठा हूं और मैं तकरीर कर रहा हूं और मैं गलत एक्सपेक्ट कर रहा हूं शायद कि कोई जवाब आएगा। सर जो हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे अपने यूनिट्स के साथ, उनका जो अच्छा, मैं नया सेशन स्टार्ट कर रहा हूं, लास्ट सेकंड्स चल रहे हैं, आप सोचें और इसका जवाब फिर दीजिए।